ये कहानी है एक अमर हीरो की जो एक अनोखे सफर पर निकलता है। शुरुआत होती है जब एक अजीब और शक्तिशाली हस्ती जिसे बिहोल्डर कहते हैं एक ऑर्ब को धरती पर भेजता है। ये ऑर्ब एक अजीब पावर के साथ आता है। ये उन चीजों का रूप ले सकता है जो अब जिंदा नहीं है, और अगर ये खुद भी मर जाए तो तुरंत जिंदा हो सकता है। पहले ये एक पत्थर बनता है, फिर एक भेड़िया और आखिर में एक सफेद बालों वाले लड़के का रूप ले लेता है। लेकिन उस वक्त ये एक नया जन्मा हुआ बच्चा जैसा होता है जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। जब ये लड़के का रूप धारण करता है तो एक लड़की से मिलता है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है। वही इसे फुशी का नाम देती है। धीरे धीरे फुशी इंसानों से मिलकर सर्वाइवल के तरीके सीखता है। उसे पहली बार इंसानी दया और लालच का एहसास होता है। ये नए अनुभव सिर्फ उसकी जिंदगी चलाने के लिए जरूरी नहीं होते, बल्कि ये उसका विकास भी करते हैं, उसे एक इंसान बनाते हैं। यह सफर इतना आसान नहीं होता। एक अजीब और खतरनाक दुश्मन नोकर्स इसके रास्ते में आते हैं जो तबाही मचा देते हैं। साथ ही जो लोग फुशी से प्यार करते हैं उनसे अलग होने का दुख भी उसे सहना पड़ता है। लेकिन फुशी हार नहीं मानता, अपनी ताकत से नए रास्ते ढूंढता है और अपने चुने हुए सफर पर आगे बढ़ता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अमर व्यक्ति की यात्रा है जो सीख रहा है कि एक सच्चा इंसान होना क्या होता है। ये कहानी की शुरुआत होती है जब बी होल्डर एक ऑर्ब को धरती पर भेजता है। ये ऑर्ब चीजों की तस्वीर को कैप्चर करता है और उनके हिसाब से बदल जाता है। कुछ समय तक ये पत्थर बना रहा। जब उसके आसपास का माहौल गर्म होने लगा तो उसने काई का रूप ले लिया। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगी। फिर एक अकेला घायल भेड़िया आया और उसकी मौत हो गई। ऑर्ब ने उस भेड़िए का रूप ले लिया। तभी उसमें चेतना आई। पहले उसे चलना नहीं आता था, पर धीरे धीरे उसने भेड़िए का बिहेवियर कॉपी कर लिया। वो लड़खड़ाते हुए चला क्योंकि उसने भेड़िए की चोट भी अपना ली थी। उसे पहली बार दुख एहसास हुआ, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड में वो ठीक हो गया। फिर उसने चलना शुरू किया और बिना किसी मंजिल से भटकता रहा। फिर एक दिन इस भेड़िए की मुलाकात एक लड़के से होती है जो इसे जुआन कहकर बुलाता है। ये भेड़िया पिछले 2 महीनों से गायब था। लड़का कहता है कि वो थक गया होगा इसलिए वो शांत है। फिर अपने घर के अंदर भेड़िए को ले जाता है। वहाँ वो पहली बार गर्माहट महसूस करता है। फिर वो लड़का उसे खाना देता है, लेकिन उसे कभी ऐसा खाना नहीं खाया होता। अगले दिन लड़का लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है तो वो बताता है कि वो अकेला रहता है क्योंकि उसके परिवार वाले एक नए शहर की तलाश में निकल चुके हैं। उन्हें 5 साल हो जाते हैं निकले हुए को। तो वो लड़का उनके घर की लकड़ियां यूज करके आग जलाता है। उसके घर वाले एक ऐसी जगह के तलाश में निकले थे जहां बहुत सारी फिश और फ्रूट्स है खाने के लिए, लेकिन उस लड़के को वही छोड़ जाते हैं बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए जो अब मर चुके हैं, और बस भेड़िया और लड़का ही जिंदे बचे हैं। फिर लड़के के घर के बाहर लगी रस्सी हिलने लगती है तो उसे लगता है कि कोई उसके घर में वापस आ गया है, लेकिन उसके घर में कोई नहीं होता। वो रस्सी मच्छी के कारण हिल रही होती है। रात को वो मच्छी खाते हैं, लेकिन लकड़ी बचाने के लिए वो मच्छी को कच्चा ही खाते हैं। सोने से पहले लड़का अपने परिवार की तस्वीर दीवार पर बनाता है और कहता है कि वो बस ये याद रखना चाहता है कि यहाँ कभी लोग थे। लड़का जुआन से कहता है कि वो भी इस जगह को छोड़ने का सोच रहा है। वो अलग अलग लोगों से मिलना चाहता है और हर तरह के एहसास महसूस करना चाहता है। अगले दिन वो दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं। वो कहता है कि उसके अंकल के मुताबिक उन्हें दक्षिण की तरफ जाना चाहिए। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे जाने पर एक बड़ा माउंटेन नजर आएगा जो एक दीवार की तरह खड़ा होगा। उसके पार ही स्वर्ग है। रास्ते में उसे एक एरो का निशान भी दिखता है जो पैराडाइज की तरफ पॉइंट करता है। फिर वो जुआन को फ्रूट्स और सब्जियों के बारे में बताता है जो उसने छोटे होते खाई थी। रास्ते में उन्हें और एरोस दिखाई देते हैं। उन्हें रास्ते में एक पेड़ भी दिखता है जिसकी लकड़ियां वो आग जलाने के लिए साथ ले लेता है। अचानक से लड़के के नीचे वाली बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं और उसे चोट भी लग जाती है। रात को वो अपनी चोट पर पट्टी बांध लेता है और सो जाता है। रास्ते पर ठंड बढ़ती जाती है और उसके पैर से खून अभी भी निकल रहा होता है। रास्ते में उन्हें एक पत्थर मिलता है जिसमें एक एरो पर क्रॉस बना होता है और साथ ही कुछ मरे हुए लोगों का सामान और उनकी बॉडीज भी दफन हुई होती है। ये देखकर उसका दिल भर जाता है और उसे शक होने लगता है कि क्या वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वो जुआन से माफी मांगता है कि वो उसे इतनी दूर ले आया और अब उसे घर वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में लड़के को चोटों की वजह से ज्यादा चलने में दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगता है और फाइनली वो अपने घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर वो रोने लगता है और फिर बीमार पड़ जाता है।
अब उसे बेड पर से उठना और खाना बनाना मुश्किल लग रहा है। लड़का जुआन को देखता है और उसे बोलता है कि जब वो ठीक हो जाएगा तब दोनों फिर से सफर करेंगे, लेकिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। मरने से पहले लड़का अपनी चेयर पर बैठता है और जुआन को उसे हमेशा के लिए याद रखने को बोलता है। भेड़िया उसके करीब जाता है और तभी और जिसने पहले भेड़िए का रूप लिया था, अब उसने लड़के का रूप ले लिया है। ये पहली बार होता है जब और एक इंसान के रूप में आता है। लड़के को जुआन और उसके फैमिली मेंबर्स दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये है कि उसकी फैमिली और जुआन जो इस दुनिया से जा चुके थे उसे जन्नत में मिल गए। वो खुश था क्योंकि अब वो अकेला नहीं था, सब उसका इंतजार कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। अब और ने एक इंसान का रूप ले लिया क्योंकि एक नया रूप प्राप्त करने के लिए उसे नए अनुभव जरूरी होते हैं। अब वो नए लोगों से मिलेगा, नए एहसास महसूस करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़के ने चाहा था। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इंसान होने का, इसलिए वो अपनी पैंट में ही सुसु कर लेता है और अपने लिए खाना भी नहीं जमा कर पाता, इस वजह से वो जल्द ही मर जाता है। लेकिन उसके लिए मौत सिर्फ एक स्टेट का बदलाव थी। अब तक वो 6 बार मर चुका था, लेकिन हर बार दोबारा जीवित हो जाता था। पहली बार वापस जिंदा होने में 5 दिन लगे, लेकिन छठी बार तक वो सिर्फ 12 घंटों में दोबारा जीवित हो सकता था। दर्द ही उसकी विकास की वजह बना। फिर रास्ते में उसके पीछे से एक भालू आता है और उसे मार देता है। फिर हम एक लड़की मार्च को देखते हैं जो कुछ खिलौनों के साथ घर घर खेल रही होती है। तभी परोना उसके लिए एक और खिलौना लेकर आती है और उसके साथ खेलने लगती है। मार्च अपनी माँ से पूछती है कि वो कब बड़ी होगी। उसकी माँ हमेशा वही जवाब देती है कि जब वो बेड गीला करना बंद कर देगी। बच्ची बेचैनी से कहती है कि वो इतना इंतजार नहीं कर सकती। फिर वो अपनी माँ को बताती है कि पड़ोस की लीचा अब बच्ची नहीं रही क्योंकि उसके चेहरे से इंक हटा दी गई है। वो ये भी कहती है कि अब इस गांव में सिर्फ वही लीसा और छोटी लाला ही बच्चे हैं। परोना तीर कमान की प्रैक्टिस करती है, लेकिन उससे एक भी तीर निशाने पर नहीं लगता। उसके साथ वाले लोग उसे और प्रैक्टिस और हिम्मत ना हारने के लिए कहते हैं। मार्च अपने टॉयज के साथ घर घर खेल रही होती है तो तभी एक घंटी जोर जोर से बजने लगती है। ये सुनकर परोना मार्च के पास आती है और उसे गांव से बाहर ले जाती है। लेकिन रास्ते में एक लड़की और कुछ लोग मिलते हैं। वो कहती है कि सब गांव वालों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया गया था। गांव वालों को ये बताया गया कि उनका गांव लकी रहा क्योंकि इस साल की विधि ओनिगुमा सामा के लिए यही होगा। ये रिचुअल शांति और समृद्धि लाने वाले देवता के लिए किया जाता है। परंपरा के मुताबिक यानोमे के लोग एक पवित्र लड़की को चुनते हैं जो ओनिगुमा सामा को अर्पण की जाए। फिर थोड़ी देर बाद वो मार्च को चुन लेते हैं। उसके चुने जाने पर सब लोग उसे बधाई देने लगे। मार्च को ये समझ नहीं आया कि सब लोग उसको बधाई क्यों दे रहे थे। उसे बताया गया कि उसे एक महान सम्मान मिला है, लेकिन घर पहुंचते ही उसके माँ बाप ने दुखी होकर माफी मांगी। उसकी बलि ओनिगुमा सामा के लिए दी जाएगी जो सबके भले के लिए जरूरी है। गांव वालों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी मार्च के पास न आए ताकि उसकी पवित्रता बरकरार रहे। हायासे बताती है कि यात्रा के एक दिन पहले एक भोजन का आयोजन होगा जिसमें मार्च के माँ बाप उसको अलविदा कह सकेंगे। उसके बाद 3 दिन तक पहाड़ पर चढ़ाई होगी और जैसे ही वो शिखर पर पहुंचेंगे मार्च को एक वेदिका पर सुला दिया जाएगा। ओनिगुमा सामा आने से पहले सब वापस नीचे आ जाएंगे। 1 साल बाद जो भी मार्च का बच्चा खुचा होगा उसके माँ बाप तक लौटा दिया जाएगा। ये सुनकर मार्च डर चुकी थी। वो चीख कर कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। उसका गुस्सा बढ़ने लगता है और वो कहती है कि दूसरे लोग उसके लिए फैसला कैसे ले सकते हैं। मार्च को सभी लोग खाना ऑफर करते हैं। तभी लाला उसे एक फूल देती है और कहती है कि वो इसे अपने अंतिम दिन पे पहने। फिर मार्च पूछती है कि क्या उस पर नजर रखने का काम इतना गहरा है कि उसे बाथरूम जाने पर भी देखा जा रहा है। हायासे कहती है कि ये सब अंतिम दिन तक उसे एकदम पवित्र रखने के लिए किया जा रहा है। तभी हायासे एक चेतावनी देती है, अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसकी जगह लाला की बलि चढ़ाई जाएगी। तो मार्च पूछती है अगर लाला भी भाग जाए तो क्या होगा। तो हायासे कहती है कि वो ऐसे इंसान को चूज करेंगे जो भाग ना सके। फिर मार्च समझ जाती है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। विधि का दिन आ जाता है। मार्च अपने घर वालों को अलविदा कर देती है जो रो रहे होते हैं। मार्च को एक पालकी में ले जाया जाता है। रास्ते में हायासे मार्च की तारीफ करती है और कहती है कि वो बहुत हिम्मत दिखा रही है, अच्छा व्यवहार कर रही है।
तभी एक तीर हायासे के सिर पर लगती है और मार्च भाग जाती है। हायासे को एक इंसान धक्का मारकर गिरा देता है और भाग जाता है। मार्च एक तालाब में गिर जाती है और अपने चेहरे पर लगी इंक उतार देती है। पानी में मार्च को एक आंख मिलती है जो ऑर्ब की होती है, जो अब इंसान बन चुका है और वापस मरने के बाद जिंदा हो जाता है। इसे देखकर जो लोग मार्च के पीछे पड़े थे वो भाग जाते हैं। उसके हाथ और पैर फिर से उगाते हैं और उसकी आंख भी दोबारा से ग्रो कर जाती है। वो बिना बोले वहां से चला जाता है और मार्च उसका पीछा करने लगती है। हायासे परोना को पकड़ लेती है जो मार्च को भगाने में मदद करने आई थी और उसके पास कुछ हड्डियां भी होती है जिसकी मदद से उसने मार्च की मौत का नाटक करना था। दूसरी तरफ मार्च उससे पूछती है कि वो क्या है, क्योंकि पहले वो सूख चुका था और मर चुका था लेकिन अचानक से फिर से जिंदा हो गया। मार्च उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है और कहाँ से आया, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे बोलना नहीं आता होता। फिर उन दोनों को भूख लगने लगती है तो उन्हें पेड़ पर लगा फ्रूट दिखाई देता है जिसे मार्च तोड़कर उसे दे देती है। उससे इंसान के जैसे खाना नहीं आता तो वो भेड़िए जैसे खाने लगता है। मार्च को लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे खाना नहीं सिखाया। मार्च उसे खाना सिखाती है लेकिन वो उससे फलों को छीन कर खा लेता है। वो बार बार मार्च से फलों को छीन लेता है तो मार्च दुखी होकर रोने लगती है। फिर मार्च गुस्से में आकर पेड़ पर से फ्रूट्स नीचे फेंक देती है जिसे वो खा लेता है। इससे मार्च को समझ आता है कि उसे बहुत भूख लगी थी। मार्च पेड़ से नीचे आ जाती है और उसे फल खिलाती है और कहती है कि अगर कोई उसकी मदद करता है तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। फिर वो दोनों सो जाते हैं और मार्च को सपना आता है कि जब वो अपने घर वापस जाती है तो उसकी छोटी बहन और लाला को बलि चढ़ा दिया गया और सब लोग मार्च को ब्लेम करते हैं। वो उठ जाती है और रोने लग जाती है। मार्च वापस जाने का सोचती है तो वो लड़का भी उसका पीछा करने लगता है। मार्च उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका पीछा करता रहता है और अंत में मार्च उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और उसका नाम फुशी रख देती है। परोना को यानोमे के लोगों ने पेड़ के साथ बांध रखा होता है। वो ब्लेड का यूज करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक बड़ा सा भालू आ जाता है। वो वही भालू होता है जिसने फुशी को मारा था। भालू यानोमे के लोगों को मार देता है और जब वो परोना पर हमला करने लगता है तो वो रस्सी काट कर भाग जाती है। भालू पर तीर का कोई असर नहीं होता। उससे बचने के चक्कर में परोना एक पहाड़ से गिर जाती है और सीधा एक तालाब में जा गिरती है। इसके बाद हायासे मार्च को ढूंढ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। मार्च फुशी को एक फल देकर उसे अलविदा कहकर हायासे के साथ चली जाती है। परुना मार्च को ढूंढ रही होती है तो रास्ते में उसे फुशी मिलता है। वो फुशी से पूछती है कि क्या उसने लंबे बालों वाली छोटी बच्ची को देखा है, तो वो कुछ नहीं बोलता और चली जाता है। हायासे मार्च को एक जेली खाने के लिए देती है जो टेस्ट में काफी अजीब होती है। ये जेली बलि चढ़ाने से पहले खिलाई जाती है। फिर हायासे मार्च से फुशी के बारे में पूछती है वो कहाँ से आया है। मार्च बताती है कि वो एक यात्री है और कहीं दूर से आया है। तभी एक आदमी आकर उन्हें बड़े भालू के बारे में बताता है। जेली खाने के बाद मार्च बेहोश हो जाती है। फिर वो लोग मार्च के चेहरे पर कुछ इंक से मार्क्स बना देते हैं और उसे एक वेदिका पर लिटा देते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पहले भी किसी की बलि दी गई थी और उस वेदिका पर किसी की हड्डियां भी पड़ी थी। मार्च के हाथों और पैरों को कील के साथ बांध दिया जाता है। जब वो वापस जाने लगते हैं तभी जंगल से बड़ा भालू आ जाता है। परोना भी मार्च को बचाने के लिए वहां आ जाती है। हायासे को लगता है कि ये भालू ही ओनिगुमा सामा है और वो कहती है कि भालू दोनों हायासे और परोना को खा सकता है। भालू परोना को उठाकर दूर फेंक देता है। जब हायासे वहां से जाने लगती है तभी फुशी वहां पहुंच जाता है। भालू फुशी का सिर खा लेता है लेकिन फुशी मरता नहीं और अपने आप को भालू से छुड़ा लेता है। भालू एक बार फिर फुशी पर अटैक करता है तो फुशी भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भालू पर हमला कर देता है। भालू के दिए जख्म बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। फिर फुशी भालू के चेहरे पर अटैक करता है लेकिन भालू भी उस पर वार करता है और फुशी का पेट काट देता है, पर फुशी तुरंत हील हो जाता है और अंत में भालू को मार देता है। ये देखकर हायासे और परुना दोनों हैरान रह जाते हैं। हायासे मार्च से कहती है कि विधि सफलता से पूरा होने की झूठी रिपोर्ट दी जाएगी और ये माना जाएगा कि वो मर चुकी है।
उन्हें समझाया गया कि उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो दोनों मरेंगे या फिर जिंदा यानोमे के देश जाएंगे। पर उन्होंने मार्च से कहा कि उन्हें उनके साथ चलना चाहिए। फैसला हो चुका है, सबको यानोमे ले जाया जाएगा, बच्चों को, बालू को और फुशी को भी। फिर मार्च भेड़िए की तरफ देखती है और उसे फल देती है। फुशी फल खा लेता है और वही शब्द बोलता है जो मार्च ने उसे सिखाया था, थैंक यू। फिर पारोना को अपने पास्ट का सपना आता है, जब वो भी मार्च की तरह एक बच्ची थी। यानोमे के पुजारी ने उसे ओनिकुमा सामा की बलि के रूप में चुना था। एक झूठी खेल खेल में उसकी बहन ने उसे एक खोखले पेड़ के अंदर छुपा दिया, ये कहकर कि जब तक खाना खत्म ना हो तब तक वो छुपी रहे। लेकिन उसके बदले उसकी बहन ने अपने आप को बलि के रूप में समर्पित कर दिया और ओनिगुमा के वेदी पर चढ़ गई। ये घटना सिर्फ परोना की जान बचाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके कारण उसे गांव से निकाल दिया गया। फिर पारोना जाग जाती है और मार्च खुशी के साथ खेल रही होती है। पारोना पूछती है कि और कितना दूर जाना होगा, तो उसे बुढ़िया बताती है कि यानोमे पहुंचने में अभी भी 20 दिन और लगेंगे। पारोना उससे पूछती है कि वो एक यानोमे का पुजारी होने के बावजूद उनके साथ इस गाड़ी में क्यों है। बुढ़िया बताती है कि यानोमे के लोग सिर्फ अपनी लालच पूरी करने के लिए एक नकली पुजारन का सहारा लेकर ये बलि की परंपरा चला रहे हैं। यानोमे के लोग नीनाना, जो कि मार्च और परुना का देश होता है, उसकी हरियाली भरी जमीनों पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने बलि की परंपरा का एक हिस्सा बनना स्वीकार किया। नीनाना के लोगों से कहा जाता है कि वो पूरे मानव जाति को ओनिगुमा से बचा रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ दिमागी खेल और कब्जा करने का तरीका है। वरुणा कहती है कि सिर्फ बुजुर्ग लोग ऐसे सोचते हैं, जो बलि दिए जा रहे लोगों की पीड़ा की कोई परवाह नहीं करते, और ये फैसला लेती है कि इस कठोर परंपरा को तुरंत समाप्त करना चाहिए। लेकिन बुढ़िया ये स्पष्ट कर देती है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नीनाना के बुजुर्गों की पुरानी सोच है और उन्हें ये मानना मुश्किल होगा कि जिस देवता की पूजा वो इतने सालों से कर रहे थे वो अब मर चुका है। फूशी गाड़ी के अंदर ही सुसु कर देता है और उसकी स्मेल पूरी गाड़ी में फैल जाती है। फिर सब एक तालाब में नहाने जाते हैं। पानी में अपनी शक्ल देखते ही फूशी को वो लड़के के आखिरी शब्द याद आ जाते हैं, जब उसने कहा था कि उसे याद रखना। ये सोचकर फूशी एक बार फिर इंसान में बदल जाता है, जिसे देखकर मार्च खुश हो जाती है और कहती है कि फुशी अभी एक छोटा बच्चा है, इसलिए उसने तय किया है कि वो फुशी की माँ बनेगी। वो उसे टॉयलेट यूज करना भी सिखाएगी। मार्च परोना को बताती है कि फुशी अमर है, इसीलिए उसने उसका नाम फुशी रखा है। रात हो जाती है और वो सभी यानोमे पहुंच जाते हैं। हायासे उन्हें यानोमे देश के कपड़े भी देती है और मार्च फुशी की मदद करती है कपड़े बदलने में। फिर वो सब एक मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहां मार्च अच्छे खाने और सुंदर चीजों को देखकर खुश हो जाती है। हायासे कहती है कि जो भी पसंद आए ले सकते हैं, क्योंकि उनका खर्चा वो उठाने वाली है। ये सुन के मार्च और भी एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो फल खाती है, एक टोपी खरीदती है और कुछ आइसक्रीम भी खाती है। लेकिन उसे एक परिवार को देखकर अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है और वो दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी चिट्ठी भेजने के बारे में बताता है। मार्च एक्साइटेड हो जाती है और अपने मम्मी पापा के लिए एक चिट्ठी लिखने का सोचती है, लेकिन उसे लिखना नहीं आता, तो वो आदमी उसकी हेल्प करता है और जो वो बोलती है लिख लेता है। मार्च अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो अभी यानोमे में है और सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उसे लेटर भेजने की जगह पूछी जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। बिना एड्रेस के लेटर भेजना मुश्किल है और ना ही निनाना के लोगों को पढ़ना और लिखना आता है। तभी मार्च अपने हाथ को इंक में डुबाकर पेपर पर छाप देती है। वरुणा कहती है कि जब तक उन्हें उनके घर का एड्रेस नहीं पता चलता, तब तक वो चिट्ठी को संभाल कर रखेंगी। फिर सभी एक दुकान पर नूडल्स खाने जाते हैं, जो मार्च को बहुत टेस्टी लगते हैं। मार्च और वरुणा दोनों हाथ से खा रहे होते हैं, लेकिन हाया से चॉपस्टिक्स का यूज करती है और फुशी बिना हाथों का इस्तेमाल किए खाता है। तो मार्च उसे हाथों का इस्तेमाल कर कर खाने के लिए कहती है। खाना खाते हुए अचानक से मार्च को चक्कर आने लगते हैं। फिर वो सभी बेहोश हो जाते हैं।
हायासे ने उनके खाने में बेहोश करने की दवाई मिलाई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हायासे कुछ लोगों को बता रही होती है कि पहली बार विधि के इतिहास में उनिगुमा सामा देखा गया और उसे पकड़ने में सफलता मिली है। फिर वो फुशी की तरफ इशारा करती है कि उस लड़के ने उनिगुमा सामा को हरा दिया। एक आदमी को उसे मारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन फुशी उसके हथियार को कॉपी करके उसी को मार देता है। फिर एक बुढ़िया उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फुशी उसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद कुछ गार्ड्स भी उसे मारने आते हैं, तो वो भेड़िया बन के भागने की कोशिश करता है, लेकिन हायासे उसे तीर से रोक लेती है। उसे एक बैग में डालकर मार्च के पास छोड़ दिया जाता है, जो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के एक रूम में होती है, और परोना उसके ऊपर वाले रूम में होती है। जब मार्च एक आदमी से पूछती है कि उसे यहाँ कब तक रहना पड़ेगा, तो वो कहता है हमेशा के लिए। दूसरी तरफ फुशी अपने कमरे में गड्ढा खोदता है और सीधा बालू के पास पहुंच जाता है। बालू के पूरे शरीर में तीर घुसे होते हैं। तभी वहां हायासे आती है और मार्च को बालू का ध्यान रखने के लिए कह देती है। परोना एक प्लान बनाती है। पहले वो बुढ़िया की मदद से यानो में होने का नाटक करेगी और मार्च की मदद करेगी। उसके बाद वो उनिगुमा को मारकर उसकी खाल और आंखें सबूत के तौर पर अपने देश ले जाएगी। उसे पूरा विश्वास होता है कि नीना ना के लोग ये देखकर मान लेंगे कि अब इस बलि की विधि की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम निकल जाता है। परोना वहां से भागने की तैयारी करती है और मार्च बालू की देखभाल करती है, लेकिन बालू मर जाता है। परोना अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए खिड़की का यूज करती है, लेकिन तेज हवा की वजह से बैलेंस नहीं बना पाती और गिर जाती है। साथ ही उसके साथ बंधी रस्सी भी टूट जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो वहाँ एक गार्ड खड़ा होता है। उसे हराकर परोना उसके कपड़े पहन लेती है और फिर मार्च को उसके कमरे से निकालने आ जाती है। परोना फुशी और मार्च के बाद बूढ़ी औरत को भी उसके कमरे से निकालने में मदद करती है। जाते हुए मार्च उनिगुमा को अलविदा कहती है। परोना बूढ़ी औरत को चाबी देती है और मार्च को कहती है कि उसे एक काम है, इसलिए वो उनके साथ बाद में आएगी। जब परोना उनिगुमा को काटने की कोशिश करती है, तब मार्च उसे रोक लेती है और कहती है कि ये बहुत निर्दयी है। परोना फिर मार्च को एक खिलौना देने का वादा करती है अगर वो बूढ़ी औरत के साथ चली जाए, लेकिन मार्च मना कर देती है। तब परोना मार्च को समझाती है कि अगर वो लोग साबित कर सके कि उनिगुमा मर चुका है, तो शायद वो लोग बच्चों को बलि देना बंद कर दें। मार्च जवाब देती है कि ये बालू उनिगुमा नहीं है, बस एक बड़ा सा डरावना बालू है। परोना फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बालू उन छोटी बच्चियों को बचाने के लिए मरा है जो बलि चढ़ाई जा रही थी। जब वो मार्च के डर से भरे चेहरे को देखती है, तो वो बिना बालू को काटे निकलने का फैसला करती है और कहती है कि वो बस गांव वालों से बात करेगी। वो लोग यानोमे के जेल से एक गाड़ी का यूज करके भाग जाते हैं और नीना ना की तरफ बढ़ते हैं। मार्च खुश होती है क्योंकि अब वो अपने मम्मी पापा के साथ मिल सकती है। अचानक से गाड़ी को एक झटका लगता है, तो मार्च ने जो थैंक यू मील परोना के लिए बनाई थी वो भी गिर जाती है। परोना मार्च से पूछती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो क्या करना चाहेगी। मार्च सोचती है और कहती है कि वो सब कुछ करना चाहती है जो एक बड़ा इंसान कर सकता है। सबसे पहले वो खाना बनाना सीखना चाहती है, क्योंकि बिना उसके वो एक मम्मी कैसे बनेगी। फिर जब उसके खुद के बच्चे होंगे तो वो उनके लिए खिलौने बनाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे परोना बनाती है। उसके बाद वो नए शब्द सीखना चाहती है और लिखना भी सीखना चाहती है। मार्च ने खुशी से भी कहा कि वो भी उसके साथ सीखेगा और उसके साथ बड़ा होगा। परोना ने उसे तसल्ली दी कि उसकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। तभी पीछे से हायासे और उसके गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। हायासे कमांड देती है कि अगर वो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फुशी को दे दें, लेकिन मार्च और परोना मना कर देते हैं। गार्ड्स परोना पर तीर चलाते हैं। एक गार्ड गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और परोना के साथ लड़ने लगता है, लेकिन परोना उसे हराकर गाड़ी से नीचे गिर देती है। तभी मार्च हायासे को परोना पर तीर चलाने की तैयारी करते हुए देख लेती है और परोना को बचाने के लिए अपने आप को उस तीर के सामने रख लेती है। मार्च को तीर लग जाता है। ये देखकर फुशी हायासे पर अटैक कर देता है, लेकिन हायासे उस पर तीर मारती है तो फुशी ओनिगुमा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हायासे पर हमला कर देता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मार्च हर रोज अकेली घर घर खेल रही होती है और मिट्टी से ही खाना बना रही होती है।
मार्च परोना के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो हमेशा अकेली क्यों होती है। तो परोना उसे जवाब देती है कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है और फिर उसे एक खिलौना देती है। मार्च बहुत खुश हो जाती है और परोना के लिए एक छोटी सी पार्टी रखती है और उसे थैंक यू मील देती है। फिर उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक फैमिली बन सकती है। वो कहती है कि मार्च माँ होगी, परोना पिता और वो खिलौना उनका बच्चा। वापस प्रेजेंट में मार्च अपने गांव से तड़प रही होती है। परोना उसका खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्च उसे कहती है परोना उसकी जगह माँ बन जाए। परोना उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा और बस अब घर जाना बाकी है। वो मार्च के घाव पर पट्टी करने लगती है तो मार्च का गिफ्ट नीचे गिर जाता है। मार्च कहती है कि ये थैंक यू मील परोना के लिए है। ये सुनकर परोना का मन भर आता है। फिर मार्च पूछती है कि क्या फुशी यही है। परोना जवाब देती है कि हाँ, फुशी यही है। मार्च आंसुओं भरी मुस्कुराहट के साथ देखने लगती है और फिर मर जाती है। परोना उसकी मौत एक्सेप्ट नहीं कर पाती और मार्च का खाना खाने की एक्टिंग करती है और कहती है कि बहुत टेस्टी खाना है। परोना मार्च को उठाकर घर ले जाने लगती है और गाड़ी से नीचे उतर जाती है। तभी फुशी यानोमे गार्ड्स के अटैक से लड़ रहा होता है। वो फुशी पर तीरों से अटैक कर रहे होते हैं। परोना फुशी के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है कि उसने मार्च के लिए लड़ाई की और कहती है कि अब उसे लड़ने की जरूरत नहीं। फुशी परोना की तरफ देखता है और फिर से एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मार्च को अपनी नींद में सपना आता है जिसमें वो अपने माँ बाप के पास वापस चली गई होती है। एक बड़ी हो चुकी मार्च भी दिखाई जाती है जो अपने खिलौनों को अपने बच्चे की तरह देखती है। तभी उसे अचानक फुशी याद आता है और वो सोचती है कि ये कौन सी जगह है। मार्च समझ आती है कि अब वो मर चुकी है। वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, अभी भी उसने जिंदगी में बहुत कुछ करना है। दूसरी तरफ परोना एक तलवार के टुकड़े को उठाती है और कहती है कि वो मार्च के साथ जाने वाली है। वो कहती है कि अब उससे सच्चाई एक्सेप्ट नहीं हो रही। मार्च अंदर ही अंदर फुशी से प्रार्थना करती है कि वो परोना को बचा ले। फुशी परोना को अपनी जान लेने से रोक लेता है और उसे कस के पकड़ लेता है। वो बालू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और परोना को अपने ऊपर बिठा लेता है। फिर सभी गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो नीना ना पहुंचते हैं तो मार्च की माँ परोना के पास आती है और उससे पूछती है कि वो पिछले 6 महीने से कहाँ थी, क्योंकि वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। परोना मार्च के माँ बाप को एक लेटर देती है जिसमें मार्च का हाथ छपा होता है और बताती है कि इसका मतलब है कि मार्च बिल्कुल ठीक है। मार्च के माँ बाप ये सुन के दुखी हो जाते हैं और समझ आते हैं कि अब मार्च मर चुकी है और परोना को गले लगा लेते हैं। फुशी अपने ओनिगुमा फॉर्म से लड़के के फॉर्म में आ जाता है। खुशी परोना के ओर देखता है और हल्के से हंसता है। एक नीना ना का नागरिक दूसरों को बताता है कि यानोमे के लोग उनके गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर परोना खुशी से कहती है कि शायद वो लोग उसके पीछे हैं, इसलिए उसे भाग जाना चाहिए और अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी चाहिए। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है और फिर भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां से चला जाता है। परोना गांव के टावर पर जाती है और देखती है कि हायासे ने फुशी को ढूंढ लिया है। परोना एक तीर कमान उठाती है और हायासे पर तीर चला देती है। तीर हायासे के हाथ में लगता है। हायासे मुस्कुराती है जो दिखाता है कि अब उसका मन और ज्यादा बिगड़ चुका है और उसका फुशी के प्रति जुनून और बढ़ गया है। जब फुशी चल रहा होता है तो उसे एक फल की सुगंध आती है। वो मार्च के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है और उस फल को तोड़ के खा लेता है। अपनी माँ से मिलकर और उससे बिछड़ने के बाद उसकी इंसानियत और बढ़ गई, लेकिन नहीं, वो उससे अलग नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी माँ की यादों के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ा था। मार्च की मौत के बाद फुशी और ज्यादा इंसानियत हासिल कर लेता है। हर नई एक्सपीरियंस से उसकी इंसानियत और बढ़ती है। फुशी अपनी यात्रा जारी रखता है। मार्च का फॉर्म यूज करता है पेड़ पर चढ़ने और फल खाने के लिए, जुआन का फॉर्म रास्ता ढूंढने के लिए और कभी कभी उस लड़के का फॉर्म भी लेता है, चाहे उस फॉर्म का कोई खास फायदा ना हो। फुशी ओनिगुमा का फॉर्म नहीं लेता क्योंकि उसे उस फॉर्म में दर्द महसूस होता है। एक दिन जब फुशी पेड़ पर बैठकर फल खाता है, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आती है। जब वो उस डायरेक्शन में देखता है तो उसे पियोरान दिखाई देती है जो अकेली आग के पास बैठी होती है, वही गाड़ी के साथ जो उन्होंने हायासे से बचने के लिए यूज की थी। फुशी पियोरान के पास जाता है लेकिन उसे इग्नोर करके सीधा गाड़ी के पास जाता है जहां मार्च की मौत हुई थी।
प्योरान हैरान हो जाती है मार्च को जिंदा देखकर और गुस्से में कहती है कि वो 3 दिन तक भटक रही थी और गांव वालों से खाना मांगकर जिंदा रही। उसके गधे भी उसे छोड़कर भाग गए। इतने दिनों तक वो बारिश और हवा से बचने के लिए वही छुप रही थी। फिर वो परोना और फुशी के बारे में पूछती है कि वो दोनों कहाँ है। जब फुशी लड़के के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे समझ आ जाता है कि यह फुशी ही है और कहती है इसीलिए वो इतना शांत है। गाड़ी के अंदर सिर्फ मार्च का खून बचा होता है। जैसे ही फुशी ये देखता है वो दुखी हो जाता है और बिना पियोरान की तरफ देखे चलने लगता है। पियोरान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो फुशी के पीछे चलने लगती है और दोनों पूरी रात साथ चलते रहते हैं। चलते चलते पियोरान रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे भूख और प्यास लग रही होती है। अपनी भूख से परेशान होकर पियोरान फुशी के खून से भीगी पट्टी को नोटिस करती है। उसका मुंह पानी से भर जाता है और वो फुशी की लात जोर से काट लेती है। ये कहती है कि फुशी को इसकी जरूरत नहीं क्योंकि उसका मांस वापस उग जाएगा। फुशी उसे हटा देता है और तुरंत जुआन का फॉर्म ले लेता है, पर पियोरान फिर भी उसका पीछा करती रहती है और उसे एक और बाइट लेने की कोशिश करती है। फुशी तुरंत मार्च का फॉर्म ले लेता है और गुस्से में पेड़ पर चढ़ जाता है। नीचे पियोरान को घूरते हुए फल खाता है। फिर बिल्कुल मार्च की तरह वो पियोरान के लिए नीचे फल फेंकने लगता है। दोनों की भूख मिटने के बाद फुशी नीचे आता है और थैंक यू बोलने के लिए कहता है। पियोरान मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर थैंक यू बोलती है। आगे रास्ते में फुशी और पियोरान एक मैप देखते हैं जिसमें समुद्र और एक टाउन बनाया होता है। पियोरान मैप की कॉपी बनाने लगती है जो फुशी को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो पियोरान के हाथ से लिखने का सामान ले लेता है और बिना सोचे समझे अजीब सी लकीरें बनाने लगता है। पियोरान हंसी में कहती है कि वो फुशी को लिखना और पढ़ना सिखा सकती है। वो उसे कई शब्द सिखाती है जैसे पंछी, मछली, नदी और आग। दोनों कई दिन तक सफर करते हैं। रात को आराम करते और खाना खाते। फुशी पियोरान को अपनी पीठ पर उठाकर भी चलता है। फिर वो समुद्र के पास एक टाउन में पहुंच जाते हैं। वहां पियोरान फुशी को बोट का मतलब समझाती है और वो दोनों एक बोट पर चढ़ जाते हैं। बोट पर पियोरान फुशी से उसके पास्ट के बारे में पूछती है। फुशी बताता है कि वो चलता रहा जब तक उसकी मुलाकात उस लड़के मार्च और फिर पियोरान से नहीं हुई। उसकी कहानी सुनने के बाद पियोरान एक पहाड़ के ऊपर लाल आसमान की तरफ इशारा करती है। वो फुशी को बताती है कि यानोमे और टाकुनाहा के बीच हर दिन लड़ाई होती रहती है। फिर दोनों रात में बोट से उतर जाते हैं तो पियोरान बताती है कि उसका प्रेमी का घर उसी डायरेक्शन में है और उसे फुशी के बारे में कुछ तो पता होगा क्योंकि उसे बहुत ज्ञान होता है। वो रात को रेस्ट करने और अगले दिन चलने का फैसला करते हैं। जब वो सो रहे होते हैं एक नौकर अचानक आ जाता है और फुशी को मार देता है ताकि वो लड़के का रूप चुरा सके। नौकर सफल होता है और फुशी के लड़के का फॉर्म ले लेता है। अब जब फुशी उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता तो वो नौकर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब पियोरान नौकर पर चीख रही होती है तभी समय रुक जाता है और एक अजीब सा शख्स जमीन से बाहर निकलता है। वो बिहोल्डर होता है जिसने फुशी को ऑर्ब के रूप में धरती पर भेजा था। बिहोल्डर ने कहा कि चाहे फुशी का शरीर हिल नहीं सकता लेकिन वो उसकी आवाज सुन सकता है। फिर बिहोल्डर ने पूछा कि फुशी को कैसा महसूस हो रहा है अपने आप का एक हिस्सा खो देने पर। बिहोल्डर ये भी कहता है कि फुशी ये नहीं समझ पा रहा कि उससे क्या चीज चुराई गई है लेकिन उसे उस खालीपन का एहसास तो हो ही रहा है। बिहोल्डर फिर फुशी को एक सलाह देता है और कहता है कि वो चीज उसकी दुश्मन है। लड़ाई के दौरान फुशी जुआन का फॉर्म खो देता है। फिर वो ओनिगुमा का फॉर्म लेता है और नौकर के कोर का पता लगा लेता है मगर इससे उसका ओनिगुमा का फॉर्म भी खो जाता है। आखिर में मार्च के फॉर्म का यूज करके वो पेड़ पर चढ़कर भागने लगता है। फुशी नौकर का कोर निकाल लेता है और उसे मार देता है जिससे उसके सारी खोई हुई फॉर्म्स वापस आ जाती है। मरने के बाद नौकर पत्थर में बदल जाता है। फुशी बिहोल्डर से पूछता है कि वो क्या है। बिहोल्डर ने जवाब दिया कि उसने ही फुशी को बनाया है। फिर वो बताता है कि उनका एक बड़ा लक्ष्य है इस दुनिया को बचाना। फिर वो नौकर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो चीज इस दुनिया में भेजी गई थी ताकि उनके लक्ष्य को रोक सके। बिहोल्डर ने यह महसूस किया कि फुशी को यह समझ नहीं आ रहा था लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो फिर से फुशी से बात करने आएगा और वहां से चली जाता है। फुशी पियोरान की तरफ मुड़ता है और कहता है कि
ये कितना अजीब था। फुशी और पियोरान की गांव की तरफ सफर कंटिन्यू करते हैं। वहाँ एक शॉप दिखाई देती है जिसमें एक बच्चा एक छिपकली जैसे मास्क पहने होता है। पियोरान जोर से चिल्लाती है कि फुशी अमर है और लोगों को इस बात का शुक्रिया करना चाहिए कि वो फुशी को यहाँ ले आई। तो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट। इस पार्ट में हमने फुशी की जर्नी, उसके ट्रांसफॉर्मेशन और नए चैलेंजेस के बारे में जाना है। मार्स की मौत के बाद मैं तो रो पड़ा था। आपको कैसा फील हुआ कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।